2014 के लोकसभा चुनाव में इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबले महाराष्ट्र में होंगे उसके लिए काफी हद तक एमएनएस रिस्पॉन्सिबल रहेगी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रिस्पॉन्सिबल रहेगी। और कैसे होगी, किस तरीके से ये चुनाव लड़ेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे उपस्थित है। 2009 का चुनाव आपका पहला चुनाव था और जैसे मैंने कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है, आपने चुनाव के नतीजे आने के बाद कहा था कि आपने मुझे इतना मारा लेकिन मैंने एक ही मारा लेकिन सॉलिड मारा। आई थिंक अमिताभ बच्चन की फिल्म का ये डायलॉग आपने सुनाया था। इस बार भी आप यही डायलॉग सुनाएंगे कि इसके आगे भी कुछ बात होगी? 2009 की इलेक्शंस जो हुए थे वो एक पार्टी फॉर्म होने के बाद की पहली इलेक्शन थी और जिस तरह से उस वक्त परफॉर्मेंस हुआ था वो सबको याद है। मेरे कुछ उम्मीदवार कुछ बहुत ही कम वोटों से उस वक्त गिरे थे और हर एक जितने भी मेरे उम्मीदवार थे उनको 1-1 लाख के ऊपर वोट मिले थे। हमारे नासिक के उम्मीदवार को 2 लाख के ऊपर वोट मिले थे। इस बार मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो उम्मीदवार हैं वो सांसद बने और लोकसभा में जाए। इसके लिए मेरी पूरी कोशिश इस इलेक्शन में रहेगी। लेकिन आखिर तक ऐसा लड़ रहा था कि आप चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे, कितने सीटों पर लड़ेंगे? देखिए, मैंने आपको याद होगा तो 1.5 साल पहले मैंने मुझे लगता है कोल्हापुर में जी मैंने उस वक्त कहा था कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, मेरी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो चुनाव ना लड़ने का कोई सवाल ही नहीं आता। वो भाजपा की तरफ से, नितिन गडकरी जी की तरफ से एक आया हुआ प्रस्ताव था जी। ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं सिर्फ देख रहा था कि किस तरह से माहौल बन रहा है, किस तरह से क्या हो रहा है। सवाल पूछना बहुत आसान होता है, इलेक्शन लड़ना और उसका एक उस परिस्थिति का एक जजमेंट लेना एक अलग बात होती है। जरूरी नहीं कि मैं सबसे पहले मैं मेरी उम्मीदवार घोषित करूं, जरूरी नहीं कि मैं कुछ जल्दी कुछ बोलूं। मुझे लगता है कि सही वक्त पे अगर सही बात की जाए तो उसका मजा कुछ और होता है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि आप यहां तक सोच रहे हैं कि अगर कांग्रेस एनसीपी को मात देनी है तो 2014 में भले नरेंद्र मोदी के नाम पर, लेकिन शिवसेना बीजेपी के साथ जाया जा सकता है, कुछ उम्मीदवार कम उतारेंगे लेकिन एक साथ लड़ेंगे तो कांग्रेस एनसीपी को हरा सकते हैं। ऐसा कहीं आप सोच रहे थे? बात ऐसी है कि जो मैंने मेरी पहली पुणे की रैली में मैंने बताया था जी कि 7-8 महीने पहले जब नितिन गडकरी जी मेरे घर पे आए थे और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि हमको साथ में आके इलेक्शन लड़नी चाहिए, तो मैंने उनको पूछा कि लेकिन ठीक है, अगर आपको लगता है वो ठीक है, लेकिन किस तरह से, कैसे? तो उन्होंने कहा था कि मैं पूछ के आपको बता दूंगा। उसमें 6-7 महीने निकल गए आगे। फिर गोपीनाथ मुंडे जी, तब मोदी के नाम की घोषणा नहीं हुई थी उस वक्त, याद नहीं अभी मुझे जी। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, इसकी पहली घोषणा तो मैंने की थी और वो भी गुजरात में की थी। जब 2011 में मैं जब गुजरात की टूर पे गया था, तब जब मैं कुछ 12 दिन वहां पे था जी। जब मैं मुंबई वापस आ रहा था तब वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। अगर देखा जाए तो उस वक्त कोई माहौल भी नहीं था। यही कारण है कि इसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप इस बार अलग चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, शिवसेना बीजेपी के साथ चलिए। बात ऐसी है कि नरेंद्र मोदी एक अलग चीज है, महाराष्ट्र में ये शिवसेना भाजपा एक अलग चीज है। मोदी जी की काम का, उन्होंने जो काम किया है उसका मैं प्रशंसक हूं शुरू से ही। मुझे नहीं लगता कि मैं जब गया था वहां पे, उसके पहले या उसके बाद में और किसी पार्टी के कोई नेता या कोई और लोग वहां पे गुजरात की डेवलपमेंट देखने के लिए गए थे। जब मैं गया था तब मेरे दिमाग में चुनाव और ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे ऐसी कोई चीज भी नहीं थी उस वक्त। अभी माहौल बदल गया और प्रधानमंत्री के भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बन गए। मेरा स्टैंड तो उस वक्त जो था वो आज भी है कि मोदी प्रधानमंत्री हाँ, कि आप मेरे साथ में आओ,
आके इलेक्शन लड़ो या ना लड़ो। एक अच्छा आदमी, एक अच्छा प्रशासक वहां पे दिल्ली की गद्दी पे बैठना चाहिए एक प्रधानमंत्री की ओर से। और जो आज पूरे देश में जो परिस्थिति जो खराब हुई है उसको सुधारे। बस उस हिसाब से मैंने नरेंद्र मोदी जी को मैंने सपोर्ट किया है। हर एक को लगा था कि कोई क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है और वगैरह वगैरह। आप ही लोगों ने मास्टर स्ट्रोक तो था ही, आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और आप उन्हीं का नाम ले रहे हैं। आपके दिमाग में नहीं था, मेरे दिमाग में था, लेकिन जो आपके दिमाग में नहीं था वो चीज मैंने बता दी, इसलिए आपको लगा कि आपको शौक लगा कि भाई ये क्या बोल गए। लॉजिकली आप देखें राज जी, तो ये तो लगता ही है ना कि आप उन्हीं के गठबंधन के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं। नहीं, मैंने 10 जगह पे देखिए, मेरी जब बात हुई थी अपने गोपीनाथ मुंडे उनके साथ, तब उन्होंने मुझे पूछा था कि आप कितने सीटें आप लड़ेंगे, ठीक, अगर अलायंस हुआ तो कितनी सीटें लड़ेंगे। तो ये बात हुई थी, अलायंस के बारे में बात हुई थी। बिल्कुल जी। तो मैंने कहा था कि मैं 10-12 सीटें तो बिल्कुल लड़ूंगा। फिर कौन सी क्या क्या वगैरह ये सारी चीजें हुई। बोले कि मैं ठीक है, मैं बात करके मैं आपके साथ मैं बोलता हूं। बात करके यानी शिवसेना से बात करके? किसके साथ मुझे नहीं मालूम। ठीक। उसके बाद उनका भी कोई जवाब नहीं। सो उनकी तरफ से प्रस्ताव था, मैं कुछ गया नहीं था। और अगर अच्छा प्रशासन देश में लाना है अगर उसके लिए, तो मेरी तो कोशिश रहेगी। ये माना जाता है कि गडकरी जी ने आपके पास जो प्रस्ताव रखा था कि आप इस बार चुनाव मत लड़िए। नहीं, ऐसे थोड़ी होता और है। विधानसभा के लिए हम बात कर लेते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। फिर मैं भी बोल सकता हूं कि देश के लिए भाजपा लड़े और विधानसभा के लिए भाजपा महाराष्ट्र में ना लड़े, ये मैं भी बोल सकता हूं। चुनाव लड़ना तय था आपका, किसी भी हालत में चुनाव लड़ना? बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ यह दिखता है कि शिवसेना की वजह से यह गठबंधन नहीं हो पाया। वो मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूछना चाहिए। शिवसेना ने तो कह ही दिया था ना, सामना का एडिटोरियल था जिसमें उन्होंने कहा था कि एमएनएस की औकात नहीं है कि उनको हम साथ में लें। मैं वही बोल रहा हूं ना कि अगर ये उनके मित्र पक्ष की बात है तो वो तय कर ले। चुनाव लड़ना मैंने तो तय किया था। अभी मुझे साथ में लेना है उनको या नहीं लेना है। सो मुझे लगता है कि ये एक तरफ से नहीं हो सकता ना कि वो तय करेंगे कि किसको लेना है। अरे आप कौन होते भाई? लेकिन अभी भी आप मन में खुले हैं कि अगर विधानसभा के समय आपका अगर सम्मान रखा जाता है। मुझे लगता है कि विधानसभा जब आएगी तब विधानसभा की बात करेंगे। आज लोकसभा है तो हम लोग लोकसभा की बात करेंगे। आज जो स्थिति है उसमें हम लोग इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं जी। और बहुत सारी जगहों पे मुझे आशा है कि सांसद चुन के आएंगे। दूसरी एक बात यहां पर दिखती है कि आपने जो उम्मीदवार उतारे हैं, खास करके आपके भाषण में आपने शिवसेना पर काफी जोरदार प्रहार किया है। पुणे के नहीं, अगर आपको याद होगा, यानी कि मुझे लगता है कि आप पत्रकार हैं तो आपको तो याद रखना ही पड़ेगा कि मैंने 1.5 साल पहले बिना शिवसेना के नाम लिए मैंने बात की थी। मुझे लगता है कि बाला साहब का देहांत होने के बाद जब मैं महाराष्ट्र के दौरे पे गया था, वहां पे कोल्हापुर में मैंने बात की थी मैंने। वो भी बिना नाम लिए मैंने बात की थी, क्योंकि उस वक्त वो आया था, वो ताली मांगे, ताली दोगे वगैरह वगैरह। उद्धव साहब का कहना था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये स्टेटमेंट ऐसे कुछ था। सो उस वक्त जो मैंने कहा था, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैंने शिवसेना के ऊपर बात की। 1.5 साल के बाद वो मैंने बात की है 31 जनवरी को, फरवरी को आई थिंक, कभी मैंने शुरुआत की थी फरवरी को, मार्च को, पूना में आपने जो पहली बार 31 मार्च, ठीक, 31 मार्च को मैंने जब बात की। सो 1.5 साल मैं कुछ नहीं बोला, ये सब कुछ बोलते रहे, मेरे ऊपर एलिगेशन करते रहे, मेरे ऊपर बोलते गए, मेरे ऊपर कुछ भी बातें करते रहे, सामना में लिखते गए और बहुत सारी। मैं कुछ बोला क्या? मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने एक वर्ड नहीं निकाला था उनके खिलाफ। लेकिन जब वो सामना में एडिट आया, जब मुझे नितिन गडकरी ने जब कहा कि हम लोग मिलकर बात करेंगे वगैरह वगैरह, जब आपकी मीटिंग हुई उसके बाद? जी, उसके बाद भी उन्होंने जो लिखा, उसके बाद मैंने इमीडिएटली रिएक्शन नहीं दी थी मैंने। उसके बाद भी मैंने कुछ मुझे लगता है कि आपने मीडिया से बात नहीं की थी? 25 दिन के बाद मैंने रिएक्शन दी जी। अगर कोई सामने आदमी मेरे साथ बात करना चाहता है तो मैं बात करूं या ना करूं,
और अगर वो किसी को बिना पूछे वहां पे मेरे साथ बात कर रहे हैं तो वो मामला मेरा नहीं होता ना। ठीक। और मैं किसी का भी कैसे भी एलिगेशन मैं सह नहीं पाऊंगा। सो मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, जिसको लगा उसको लगा, मैं क्या करूं उसमें। आप काफी गुस्से में थे, आपको काफी बात लग गई थी। ऑफ कोर्स, यानी वो सामने से आएंगे और उनके मित्र पक्ष मुझे गाली देंगे, तो आप पहले तय कर लो और फिर बात कर लो ना। क्या यही कारण है कि शिवसेना के खिलाफ आपके उम्मीदवार ज्यादा है? देखिए, मैंने किसी के खिलाफ अगर रखने होते तो खिलाफ अगर बीजेपी और शिवसेना की बात करें तो नहीं, तो पुणे में क्या है? एक ही जगह पे आपका कहना। भिवंडी में क्या है? वहां पे भी बीजेपी है। ऐसे कोई मैंने चुन के नहीं रखा कि मैं बस शिवसेना के खिलाफ ही मैं कैंडिडेट खड़ा करूंगा, भाजपा के खिलाफ नहीं करूंगा। जहां पे मुझे खड़े करने थे वहां पे मैंने खड़े कर दिए। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके, क्योंकि सारा जो चुनाव प्रचार है वो मोदी के इर्द गिर्द घूम रहा है, आप भी अपने रैलीज में। नहीं, देखिए बात यह है कि एक प्रधानमंत्री बनने तक मोदी जी की बात रहेगी। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर हर एक स्टेट की बात आ जाएगी। और जब मेरा जो मुद्दा था जो 2009 में था वो आज भी है। महाराष्ट्र के जितने भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एक मैं फॉर एग्जांपल देता हूं मैं कि जिस तरह से मैं बोल रहा था या बोल रहा हूं कि बाहरी स्टेट से जितने भी लोग महाराष्ट्र में आ रहे हैं, अगर देखा जाए तो ये माइग्रेशन जो है ये सबसे ज्यादा देश में महाराष्ट्र में हो रहा है। परप्रांतियों के मुद्दे, परप्रांतियों का मुद्दा। ठीक। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता है, ये बाहर से भी जितने लोग आ रहे हैं उनको भी महाराष्ट्र झेल रहा है। और उसके बावजूद महाराष्ट्र को जितना केंद्र से सहायता मिलनी चाहिए उतनी सहायता केंद्र से नहीं मिल रही है। जितने पैसे मिलने चाहिए उतने नहीं मिल रहे हैं। ठीक। महाराष्ट्र के अगर आप मुंबई, पुणे, ठाणा, नासिक, नागपुर, ऐसी बहुत सारी सिटीज हैं जहां पे ये जो बड़े शहर है, तो अगर उनकी हालत देखी जाए तो हर जगह पे अगर आप देखें जाए तो लोग आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। शहरों के ऊपर एक दबाव बढ़ रहा है। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इस महाराष्ट्र राज्य की तरफ एक अलग किस्म से देखना चाहिए। और मेरी इच्छा रहेगी कि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका सबसे ज्यादा वक्त महाराष्ट्र को तो मदद मिले ही मिले। महाराष्ट्र के प्रॉब्लम समझ में चाहिए उनको, वो समझ ले, लेकिन उनका सबसे ज्यादा वक्त मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा जाना चाहिए। तो क्या आप मोदी जी से ये उम्मीद रखते हैं कि जो, क्योंकि क्या है, देखिए आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं इस देश में वो आए हैं उत्तर प्रदेश से। मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री बने। मैं वही बोल रहा हूं कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर इंदिरा जी देखेंगे, राजीव गांधी देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी देखेंगे, सोनिया गांधी भी वहीं से आते हैं, बाकी सारे लोग वहीं से आए हैं आज तक। सो सबसे ज्यादा जो प्रधानमंत्री इस देश के बने हैं वो उत्तर प्रदेश से बने हैं। और उसके बावजूद उस स्टेट से लोग बाहर निकल रहे हैं और दूसरे शहरों में जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए। वो भले काम ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन जिस शहरों में जा रहे हैं, जिस स्टेट में जा रहे हैं, वहां पे तकलीफें बढ़ रही हैं। तो वो जो 2-3 स्टेट है, मुझे लगता है कि उनके ऊपर अगर वो फोकस करे, कंसंट्रेट करे, ताकि वहां से लोग बाहर ना जाए और दूसरे स्टेट को प्रॉब्लम ना आ जाए।